जय हिंद बच्चों। तो अभी तक हम क्या कर चुके थे? ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ पढ़ चुके थे। उसमें क्या बताया था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द masses and inversely proportional to the square of the distance. That's why this is also known as inverse square law. All those laws that are dependent inversely on the radius between the two objects are known as inverse square law. जैसे कि कुलम्स लॉ, जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो भी आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ है। और बाकी जो लॉ होते हैं जो ऐसे डिपेंडेंस शो करें कि आपका फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलो, ये तो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब जो कंप्लीट फॉर्मूला था m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये है, क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, चलो फिर इसके आगे बढ़ते हैं और आज हम करते फ्री फॉल। अभी तक बॉडी पे एक फोर्स लग रहा था, उस फोर्स की वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन क्या हो कि कोई भी एडिशनल फोर्स नहीं लगा, बस एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उस बॉडी के ऊपर लग रहा है। तो उस बॉडी पे क्या रिएक्शन होगा उसकी वजह से। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं आपने किसी एक बॉल को लिया है, जो आपने जनरली किया भी होगा, उसको हवा में फेंका। तो हवा में अगर उसको फेंकते हैं, जैसे यहां से आपने हवा में फेंका, तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाके वो नीचे आती है। अगर वो नीचे ही नहीं आएगी तो आपका ग्रेविटेशनल पुल है ही नहीं, क्योंकि आप अर्थ के ऊपर खड़े हो। अगर आप मून के ऊपर होते तो इसको फेंकते तो ये आते ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही हवा में उड़ते रहते हो। तो मून के ऊपर अलग केस है, अर्थ के ऊपर अलग केस है। अर्थ के ऊपर अगर आप इसको बॉडी को या बॉल को थ्रो करते हो तो उसके ऊपर एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब आपको जीरो जीरो इसलिए क्योंकि बच्चों अगर 0 नहीं होगी तो फिर वो तो ऊपर की साइड चलता रहेगा। तो मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होने की वजह से फिर वो बॉल आपकी नीचे आना शुरू करती है। तो इसको वर्टिकल मोशन मान लेते हैं, ऐसे कि आप इनिशियली यहां खड़े हो, आपने एक बॉल को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब उस अपवर्ड डायरेक्शन में ये मैक्सिमम हाइट तक गई, तो ये एक मैक्सिमम हाइट हो गई इस बॉल की। उस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अब इसके बाद ये नीचे की साइड फॉल कर रही है। इस फॉलिंग के ऊपर कोई भी एडिशनल फोर्स नहीं लगा है, मींस हम एयर का थ्रस्ट, मींस हवा की वजह से उसमें रुकावट इग्नोर कर देते हैं, और कोई हम खुद से मैनुअली फोर्स इसके ऊपर लगा नहीं रहे। तो ये जो बॉडी है ये फ्री फॉल में है, मींस फ्रीली फॉलिंग ऑन द अर्थ विद only just one force, which is gravitational force of earth, none other than earth। मून का, सन का कोई फोर्स नहीं ले रहे, हम ओनली अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हैं। तो फ्री फॉल क्या होता है? व्हेन वी थ्रो ए स्टोन, ठीक ठीक, ये तो मैंने बता दिया, हाइट तक जाएगी, फिर रिवर्स कर जाएगी, फिर फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। ओके, दिस फ्री फॉल विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स का ही इंफ्लुएंस होगा, इज नोन एज फ्री फॉल। अब आपके कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, जब आप थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाते हो, ओलंपियाड्स की तरफ जाते हो, तो उसमें क्वेश्चन बनते हैं कि एक बॉडी, एक पर्सन है लिफ्ट में, और उसकी केबल कट जाती है। सडन केबल कटते ही वो पर्सन, वो लिफ्ट जो है फ्री फॉल करने लग जाती है। फ्री फॉल करने का मतलब है कि कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी हो जाती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन केस ऑफ फ्री फॉल। गॉट माय पॉइंट? चलो, अगर ये समझ आ गया है तो आगे देखते हैं। ये आपको समझ आ गया फ्री फॉल क्या होता है? तो वेलोसिटी क्या फ्री फॉल में चेंज होती है? डज द वेलोसिटी चेंजेस? So as I told you, acceleration is equals to acceleration due to gravity.
तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन अगर है तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से वेलोसिटी शुड चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होती मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगी। सो बच्चों वेलोसिटी चेंज होगी, यस, तो यस ओनली द मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे, क्योंकि बच्चों यहां से अगर बॉडी डाउनवर्ड फॉल हो रही है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बॉडी कंटिन्यूअसली फॉल होती रहेगी, तो उसका कोई भी मैग्नीट्यूड के अलावा कोई भी डायरेक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा। अब मैग्नीट्यूड कितना चेंज होगा वो बात है आपकी। मैग्नीट्यूड चेंज है जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये एक्सेलरेट करेगा, जो कि होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी पर यूनिट सेकेंड अगर हम देखें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो जाएगी हर सेकेंड में। मतलब पहले t इक्वल्स टू 0 पे जीरो वेलोसिटी मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट, v इक्वल्स टू 0, when t equals to 1 second then velocity will be 9.8 meter per second, when t is equals to 2 seconds so 9.8 plus और कहें into 2 meter per second, means velocity keeps on increasing with a factor of 9.8 meter per second. That's why acceleration due to gravity is having a value 9.8 meter per second square. That's the acceleration. समझ गए? समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। And due to this change in velocity, the acceleration produced is known as, फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी इज ड्यू टू द ग्रेविटी, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। सो द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी इज equals to the acceleration due to gravity, which has a constant value for earth which is given by 9.8 meter per second square. Okay, for moon it is 1/6। समझ गए? चलो समझ गए। तो अब देखते हैं, ये तो हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कहता है कि ये आपका अर्थ है जिसका मास है कैपिटल एम, ये आपकी बॉल है जिसका मास है स्मॉल एम, दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे। चलो मान लेते हैं अर्थ तो बहुत बड़ी हो गई, तो अर्थ इस बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर, तो कितना फोर्स होगा F इज इक्वल टू G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M कैपिटल एम अर्थ स्मॉल एम बॉल डिवाइड बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मान लेते हैं इसको R। R जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ जो कि आपको किलोमीटर में होता है, और जो हम खुद से जो बॉल को थ्रो करेंगे वो चंद मीटर में होगा। तो कंपैरेटिवली अगर देखें तो R प्लस अर्थ के रेडियस के ऊपर जो x है R प्लस x का स्क्वायर, बट R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, R बहुत बड़ा है तो x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे GM बाय R स्क्वायर। समझ गए? अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ states that force is equals to mass of that body into acceleration of that body. Here you can see the mass of the ball is m into acceleration. What is the acceleration of this body? It is acceleration due to gravity which is g. तो जो फोर्स है फ्री फॉलिंग बॉडी का वो इसके इक्वल हो जाएगा, mg इज इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं mg इक्वल्स टू GM बाय R स्क्वायर, m से m कट जाएगा स्मॉल m से, तो g इक्वल्स टू G कैपिटल M बाय R स्क्वायर।
तो बच्चों इसमें नोटिस करो, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब किसी भी पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होगी अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो उस पार्टिकल के मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी। मतलब ये एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है, ये मास ऑफ बॉल विच इज स्मॉल m, उसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रही। तो आपको होगा सर ये कैसे? इसका मतलब तो कोई भी बॉडी को हम थ्रो करेंगे, एक 5 किलो की बॉडी को थ्रो करेंगे ऊपर, फिर वो वापस आएगी तो भी सेम एक्सेलरेशन होगी, और एक 2 किलो की बॉडी को करेंगे तो भी एक्सेलरेशन सेम रहेगी। यस, एग्जैक्टली। इसका मतलब यही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास इंडिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करेगी मास ऑफ अर्थ। अगर मून पे चले जाते हैं तो मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ, मून पे चले जाते हैं तो रेडियस ऑफ मून, और जी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहती है। समझ गए? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डजंट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इन द फ्री फॉलिंग स्टेट। न्यूटन सेकंड लॉ का यूज किया, जी की वैल्यू ये निकाल ली, आर वेयर, यहां पे जो डी है इसको आर लिख दिया मैंने, आर वेयर नियर टू द अर्थ सरफेस। अगर जो डिस्टेंस है, जैसे कि ये अर्थ है, यहां से सेंटर से अगर बॉल को हमने थ्रो किया है तो ये अगर डिस्टेंस डी है, ये कंप्लीट डिस्टेंस डी है, तो यहां पे जो जी की वैल्यू है वो हो जाएगी जी इज इक्वल टू जी एम बाय डी स्क्वायर। लेकिन अगर ये जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो डिस्टेंस है वो कम है, तो इसको नेग्लेक्ट करके हम, ये लिमिटिंग केस हो जाएगा, लिमिटिंग केस। समझ गए? चलो समझ गए तो आगे देखो। हाँ, ये जो कंक्लूजन है यहां से निकाला है, तो जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी दैट इज इन फ्री फॉल, दैट इज इन फ्री फॉल। उम्मीद है समझ आ गया। समझ आ गया तो ये सब आप नोटिस कर लो और नोट कर लो। When the body is in free fall। चलो फिर ये समझ आ गया, तो अब जी की इंडिपेंडेंस समझ लेते हैं कि जी इंडिपेंडेंट कैसे है। जी का इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो होलो हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, शुड फॉल एट द सेम रेट। जो ऊपर से एक्सेलरेशन होगी वो सेम होगी सब में। चाहे मैं अपने फोन को फेंकूं तो जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड। चाहे मैं अपने टीवी को फेंकूं, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। चाहे मैं ऊपर से अपने चश्मे को फेंकूं तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डजंट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स। Got my point? Their mass. Got my point? They just depends on ये। अगर आप कहोगे कि सर कागज है और एक हम पंख ले लेते हैं तो फिर उसको कैसे होगा, तो ये बच्चों ध्यान रखो, ये जो केस है इसमें एयर रेजिस्टेंस हम इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर एक कागज को ही हम लेते हैं, प्लेन कागज शीट, और एक उसको फोल्ड कर दिया, यूं बॉल बना दिया, तो दोनों को थ्रो करेंगे तो ये कागज लहराता हुआ जाएगा, तो गिरने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो क्योंकि इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। लेकिन फ्री फॉल में हमने बताया कि कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए एक्सेप्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, जो ये लहराता हुआ जा रहा है, ये आपका एयर रेजिस्टेंस है। इसको इग्नोर कर दें, दोनों सेम उस पर फॉल करेंगे, सेम टाइम पे एक हाइट से नीचे गिर जाएंगी। मींस अगर दोनों बॉडीज को सेम हाइट पे रखें, मेरे फोन को, मेरे टीवी को सेम हाइट पे रख के छोड़ें एक साथ, तो जो जमीन को टच करेंगे वो एक साथ टच करेंगे, क्योंकि उनकी जो एक्सेलरेशन है वो सेम है। एक्सेलरेशन सेम होने की वजह से क्या होगा, उनका जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो टाइम जो है वो भी सेम हो जाएगा। काइनेमेटिक इक्वेशंस, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v, u, a and s. Similarly, s is equal to ut plus half at square. Initial velocity 0. Time we have to find. A is same and s is also same. So time will
ऑल्सो बी द सेम। समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, समझ आ जाएगा। काइनेमेटिक इक्वेशन ये यूज करी है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस of two bodies falling from the same height is same, so time they touch the ground will also be same। समझ आ गया? समझ आ गया तो चलो, अकॉर्डिंग टू ए स्टोरी गैलीलियो ने भी ये चीजें, ये जो लॉ है इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था, जो अपनी टावर ऑफ पीसा है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में, उससे बॉडीज को फोल्ड करके डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज, कभी वो अपने जूते को फेंक रहा, कभी चप्पल को फेंक रहा, कभी टीवी था नहीं तो कभी किसी और चीज को फेंक के, पत्थर को, छोटे पत्थर को, बड़े पत्थर को, गैलीलियो ने बहुत मेहनत करी, बेचारे का नाम नहीं आता, तो उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके दिखाया। ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज लेके किया। ठीक है, अब यहां से आ जाता है काइनेमेटिक इक्वेशंस जो है अपनी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। फर्स्ट चैप्टर मतलब जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था, वहां पे हमने किया था u इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। जो a है फ्री फॉल में a क्या हो जाता है, g के इक्वल हो जाता है। तो जितनी भी इक्वेशंस थी उसमें a को हमने g लिख दिया है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ए इक्वल्स टू जी, तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो a इज रिप्लेस बाय g, सो जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, a इज रिप्लेस्ड देन अगेन बाय g, ऑल अदर टर्म्स हैव द सेम मीनिंग। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। फ्री फॉल क्या होता है कि एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लगे, बस ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तो उस टाइम पे काइनेमेटिक इक्वेशन ये होंगी। उसके अलावा जो भी लॉ है वो उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। तो उम्मीद है ये समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया है तो चलो इसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। चलो फिर न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं। और न्यूमेरिकल पार्ट करने में ये चीज पता होना चाहिए कि जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो पॉजिटिव होगा। किधर? डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड अर्थ जो है वो सभी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है। तो नीचे इन द मोशन एक्सेलरेशन क्या होती है? पॉजिटिव। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, चलो बच्चों ये है क्वेश्चन टाइम। ये जो क्वेश्चन है इसको आप सोल्व करेंगे। मैं 1 सेकंड दे रहा हूं आपको, आप वीडियो पॉज करो, इसको सोल्व करो। नहीं हो रहा उसके बाद मैं करवाता हूं और उसको अपने आंसर से मैच करिए। चलो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, एंड रेज अप टू हाइट, हाइट जो है उसकी 10 मीटर है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड। अब हमें एक वेलोसिटी निकालनी है कि जिस वेलोसिटी से, मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जो हमने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, और ये मैक्सिमम हाइट अटेन करी 10 मीटर की। तो यूजिंग द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। नाउ हेयर जो g है, a की जगह हम g लिख सकते हैं 9.8, क्योंकि यहां पे कोई भी एडिशनल फोर्स नहीं है, वर्टिकली थ्रो किया है। v इज इक्वल्स टू 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8, अब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, इंटू s 10 मीटर, सब एसआई में। हाँ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर सब एसआई में, गॉट इट। तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू 10, माइनस से माइनस कट जाएगा। v इक्वल्स टू 2 इंटू 98 और इसका स्क्वायर रूट, 8 इंटू 2 16, 9 इंटू 2, u इज इक्वल्स टू, शायद ये 13 का स्क्वायर होता है, तो नहीं 13 का स्क्वायर तो नहीं होगा, ये होता है 14 का स्क्वायर। तो 14 मीटर पर सेकेंड इज आवर इनिशियल वेलोसिटी बाय विच वी थ्रो द स्टोन और द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हो गया आपका डन।
दूसरा पूछा गया है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो टाइम निकालना है हमें, टाइम क्या लगेगा? सो टाइम कहाँ से निकाल सकते हैं? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। v क्या है? 0, u क्या है आपका 14, a क्या है -9.8 और t क्या है? t ही निकालना है हमें। तो -14 डिवाइड बाय 9.8 माइनस का इज इक्वल्स टू टी, यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी बच्चों? t इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाय 9.8 यूनिट सेकेंड। इसको थोड़ा सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इस हिसाब से आप तैयारी कर लेना। चलो फिर बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक इसका रिवीजन कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर, बाय।